हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 की केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो चलो चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार देख लेते हैं जो भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, लास्ट लेक्चर में काफी सारे टॉपिक्स को हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, ठीक है। अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड, फिनॉल का प्रिपरेशन मेथड, फिर प्रॉपर फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस, ये सब हमने पढ़ लिए थे अच्छे से। ठीक है, फिर डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन के बारे में, फिर फिनॉल की रिएक्शंस, ये भी हमने पढ़ ली। ठीक है, कुछ नेम रिएक्शन जैसे कोल बेस रिएक्शन, राइमर टीमन रिएक्शन, ये भी पढ़ लिया था। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल के बारे में, जैसे मिथेनॉल, जिसको हम वुड स्प्रिट भी कहते हैं, इसके बारे में बात की थी। ये कैसे बनता है? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड से बनता है। टेम्परेचर हाई होना चाहिए, प्रेशर भी हाई होना चाहिए। ठीक है, फिर इथेनॉल की बात की थी हमने। इथेनॉल को भी कमर्शियली बनाया जाता है फर्मेंटेशन से। किसके फर्मेंटेशन से? शुगर केन, या जो भी हमारे शुगर वाले फ्रूट्स हैं, ठीक है, जैसे ग्रेप्स है, तो इनको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इन्वर्टेज इन्वर्टेज एंजाइम की हेल्प से। फिर इस ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अगेन फर्मेंट किया जाता है जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस से। ठीक है, जाइमेज एंजाइम से, और फिर हमें मिल जाता है इथेनॉल। ये रही रिएक्शन। ठीक है, ये रहा हमारे पास शुगर। ठीक है, इसे वाटर के साथ इन्वर्टेज एंजाइम की हेल्प से बना ग्लूकोज फ्रक्टोज। फिर ये ग्लूकोज फ्रक्टोज जाइमेज एंजाइम की हेल्प से, जो कि इसमें पाया जाता है, बना इथेनॉल। क्लियर है? इथेनॉल के कुछ और पॉइंट भी देख लिए थे हमने। और इथेनॉल को बनाया जाता है हाइड्रेशन ऑफ इथीन से ही। ठीक है, इथीन का हाइड्रेशन करके इथेनॉल बना सकते हैं आसानी से। क्लियर है? तो ये अल्कोहल के प्रिपरेशन का मेथड भी है ना, ये हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, तो एल्कीन से अल्कोहल बनाया जाता है कैसे? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से। चलो, फिर हम बात कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ ईथर की। ईथर यानी कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से भी ईथर हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ईथर क्या हो गया? ROR। ठीक है, चलो। द फॉर अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड, जैसे H2SO4 या H3PO4। द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट एल्कीन और ईथर डिपेंड ऑन द रिएक्शन कंडीशन। अब ये तो हम यूज कर लेंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास प्रोटिक एसिड्स हैं, ठीक है, लेकिन एल्कीन बनेगा या ईथर बनेगा, ये डिपेंड करता है रिएक्शन की कंडीशंस पर, जैसे कि टेम्परेचर पर डिपेंड ये करता है। ठीक है, जैसे इथेनॉल को इज डिहाइड्रेटेड टू इथीन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन। तो देखो, 443 केल्विन पर ये क्या होगा? इथीन बनाएगा। और 413 केल्विन पर ये बनाएगा इथॉक्सी इथेन, जो कि क्या है? एक ईथर है। ठीक है, यहाँ पर बनेगा ये मेन प्रोडक्ट। तो ये समझ में आना चाहिए आपको कि रिएक्शन की जो कंडीशंस है, इस पर डिपेंड करता है कि इथीन बनेगा या एथऑक्सी इथेन बनेगा, यानी कि या तो ईथर बनेगा या तो एल्कीन बनेगा। ठीक है, दोनों में से कुछ एक बनेगा, ईथर या एल्कीन। किस पर डिपेंड करता है? रिएक्शन की कंडीशन पर, जो कि है जैसे टेम्परेचर है। ठीक है, चलो इतना नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये रही रिएक्शन। ये रहा हमारे पास अल्कोहल, दैट इज इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल H2SO4 की प्रेजेंस में, अगर टेम्परेचर है 443 केल्विन, तो ये बनेगा हमारा इथीन। और टेम्परेचर है 413 केल्विन, तो ये बनेगा हमारा एथऑक्सी इथेन। ठीक है, ये डाई इथाइल ईथर भी हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? देखो, दो इथाइल ग्रुप है ना, डाई इथाइल
ईथर या एथऑक्सी इथेन। क्लियर है? ये हो गया पहला प्रिपरेशन मेथड ईथर बनाने का, इससे अल्कोहल। ठीक है, चलो नोट करो इतना। चलो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। देखो, द फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज अ न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन, यानी कि SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन क्या होती है हमें बहुत अच्छे से पता है। लास्ट चैप्टर में जब हम हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स पढ़ रहे थे तो SN1 और SN2 रिएक्शन हमने बहुत डिटेल में वहां पर पढ़ा था। ठीक है, द मेथड is suitable for the preparation of ethers having primary alkyl group only। तो उनके लिए सुटेबल है जिनमें क्या हो, प्राइमरी एल्काइल ग्रुप हो। ठीक है, प्राइमरी एल्काइल ग्रुप। देखो अगर ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे सेकेंडरी या टर्शरी तो ये बल्की हो जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। ठीक है, स्पेस नहीं होगा, है ना, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या आता है, बैक साइड से आता है। ऐसी तो होती है। SN2 मैकेनिज्म कैसे होता है, इस तरीके से है। ये आया हमारा न्यूक्लियोफाइल, ये क्या करेगा, यहाँ से अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। यानी कि अच्छा पहले ऐसा नहीं होता कि ये जाएगा और कार्बोकैटाइन बनेगा, कार्बोकैटाइन यहाँ पे नहीं बनता है, यहाँ पर बनता है कि ये इंटरमीडिएट। कैसा इंटरमीडिएट, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आया, ये बॉन्ड क्या होगा, इसके साथ जुड़ना शुरू होगा, है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा BF जिसे हम कह रहे शॉर्ट में। और ये बॉन्ड क्या होगा, धीरे धीरे टूटेगा यहाँ से, इसे हम कह रहे हैं BB यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग। तो BB और BF दोनों एक साथ होगा यहाँ पर, तो इसे कहा जाएगा SN2 रिएक्शन। तो ये चला जाएगा बाहर, ये आ जाएगा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। यही तो पढ़ा था हमने SN2 में, है ना। SN1 में थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा अपोजिट था। ठीक, तो ध्यान रखना है। अच्छा, जो भी जैसे हम कोई भी टॉपिक है तो लास्ट चैप्टर का है, तो अगर आपने नोट्स बना रहे तो आप तुरंत क्या कर सकते हो, नोट को एक बार रिवाइज कर लो अगर आपको याद नहीं है। ठीक है, चलो, द एल्काइल ग्रुप शुड बी अनहिंडर्ड एंड द टेम्परेचर बी केप्ट लो। तो एल्काइल ग्रुप कैसा होना चाहिए, अनहिंडर्ड होना चाहिए, कि वहां पर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई हिंड्रेंस नहीं आनी चाहिए। ठीक है, एंड द टेम्परेचर बी केप्ट लो, और टेम्परेचर भी कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। अदरवाइज द रिएक्शन फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। नहीं तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या बनेगा, जैसे अभी हमने देखा कि 413 पे तो क्या बन रहा है, ईथर, लेकिन 443 केल्विन टेम्परेचर पर क्या बन रहा है, एल्कीन। तो अगर टेम्परेचर कम नहीं होगा तो रिएक्शन क्या करेगा, किसको फेवर करेगा, एल्कीन को फेवर करेगा, फिर एल्कीन बनेगा। ठीक है, इसीलिए टेम्परेचर कम रखना है, क्योंकि क्या बनाना है, ईथर बनाना है। ठीक है, द रिएक्शन फॉलोज SN1 पाथवे व्हेन द अल्कोहल इज सेकेंडरी और टर्शरी। अगर अल्कोहल सेकेंडरी या टर्शरी है, हमें कोशिश करनी है कि वो प्राइमरी हो। ठीक है, लेकिन अगर प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, SN2 तो वो फॉलो नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल करता है बैक साइड से अटैक, है ना, न्यूक्लियोफाइल आएगा, वहां पे बहुत ज्यादा बल्कि ग्रुप सेकेंडरी और टर्शरी में उसे मिलेगा, तो कैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी। ठीक है, हिंड्रेंस वहां पर होगा। ठीक है, तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। इसीलिए अगर हम सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल लेते हैं तो SN1 पाथवे को वो फॉर्म करे, पाथवे को फॉलो करेगा। ठीक है, अब SN1 पाथवे क्या है, जैसे SN2 था वैसे ही वैसी टाइप का तो है SN1, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पहले कार्बोकैटायन बनेगा, न्यूक्लियोफाइल पहले ही अटैक नहीं करेगा। ठीक है, पहले क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक, जब कार्बोकैटायन बन जाएगा फिर उसके बाद जो है न्यूक्लियोफाइल आएगा। क्लियर है इतना, चलो इतना नोट करो, फिर इसको मैकेनिज्म देखो। तो चलो मैकेनिज्म क्या है, ये सारे पॉइंट है, यही पॉइंट को हम मैकेनिज्म में देखेंगे। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर ये आया, ये H2O। अब ये है दूसरा हमारे पास अल्कोहल, और ये वाला है। ठीक है, ये करेगा यहाँ पर अटैक, तो क्या बनेगा, देखो ये H2O चला जाएगा यहाँ से बाहर। अगर अब आप ध्यान से देखो, जब ये चला गया यहाँ से बाहर, तो ये लिख दिया हमने H2O,
ये अटैक करेगा यहाँ पर और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा कुछ इस तरीके से। ये रहा O, ये रहा H, और इस O के साथ क्या है CH3 CH2, और इस O के साथ तो पहले से था ही CH3 CH2, ठीक है, एक इथाइल ग्रुप। क्लियर है। अब क्या होगा, ये बॉन्ड जाएगा यहाँ पर, ये वाटर निकल ये हो जाएगा H पॉजिटिव और बन जाएगा ईथर। ठीक है, क्या है ये है डाई इथाइल ईथर। ठीक है, अगर सिंपल हम इसकी रिएक्शन को लिखें तो सिंपल कैसे लिखेंगे, वैसे तो आप देखो 3 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। ठीक है, सिंपली अगर हम लिखे तो कैसा होगा, देखो CH3 CH2OH, ठीक है, 2 CH3 हमने लिए, यहाँ पर लिया H2SO4, ठीक है, ये H पॉजिटिव है ना। ठीक है, चलो, और साथ में 413 केल्विन टेम्परेचर, तो क्या बना यहाँ पर, तो बना CH3 CH2O CH2 CH3। ठीक है, तो क्या बना, डाई इथाइल ईथर या एथ ऑक्सी इथेन, या ऐसे भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, एथ ऑक्सी इथेन। तो इसका जो मैकेनिज्म है काफी इजी था। तो देखो पहले ये H आया इसके साथ, तो ये बन गया H2O, इस H2O को ले जाना है यहाँ से बाहर। ठीक है, और ये दूसरा वाला जो हमारा अल्कोहल आया, इसने अटैक कर लिया इसके साथ, सिंपल ये बन गया। अब ये H बाहर निकल गया, H पॉजिटिव बन गया, और ये हो गया हमारा ईथर। क्लियर है, चलो मैकेनिज्म आप नोट कर लो। चलो, तो ये तो आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विलियमसन सिंथेसिस की। विलियमसन सिंथेसिस भी ईथर के प्रिपरेशन का एक मेथड है, और ये एक नेम रिएक्शन भी है। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस। चलो, इट इज एन इम्पॉर्टेंट लैबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, तो ये क्या है, एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर्स का। In this method, alkyl halide is allowed to react with sodium alkoxide. एक alkyl halide किसके साथ रिएक्ट करता है, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करता है, सोडियम एल्कोक्साइड का। मान लो कोई भी alkyl halide है, ये है, रिएक्ट करेगा किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। ठीक है, इस तरीके से सोडियम एल्कोक्साइड, ईथर कंटेनिंग सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप, ईथर कंटेनिंग सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप, जैसे कोई ईथर है जिनमें सेकेंडरी और टर्शरी ग्रुप है, मे ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, तो उन्हें भी प्रिपेयर किया जा सकता है। द रिएक्शन इन्वॉल्व SN2 अटैक, यहाँ पर SN2 अटैक होता है ऑफ एन एल्कोक्साइड आयन ऑन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। किसका, एल्कोक्साइड आयन का प्राइमरी एल्काइल हैलाइड पे क्या होता है, SN2 अटैक होता है। SN2 अटैक अभी हमने पढ़ लिया ना, पढ़ा था SN2 अटैक कैसे होता है। SN2 अटैक यानी कि मान लो ये हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से आया न्यूक्लियोफाइल, इस तरीके से अटैक करेगा। ठीक है, जब ये अटैक करेगा तो कैसा इंटरमीडिएट बनेगा, कुछ इस तरीके से। धीरे धीरे ये बॉन्ड पूरा ब्रेक हो जाएगा, ये चला जाएगा बाहर, और ये हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, यही तो होता है SN2 अटैक। ठीक है, तो यहाँ पर SN2 अटैक किसका होगा, एल्कोक्साइड का होगा, किस पर, प्राइमरी हैलाइड पर। अब एल्कोक्साइड का क्यों, देखो ये जो एल्कोक्साइड हमने दिया यहाँ पर C2H5ONa, ये कैसे ब्रेक होगा, ये होगा C2H5O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। ये क्या है, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ऐसा ब्रेक होगा ये क्या करेगा, ये जो ONa है ये करेगा इसके साथ, इस पर अटैक, और CH3I का ये जो बॉन्ड है,
ये क्या होने लगेगा, ब्रेक होने लगेगा। ठीक है, तो कैसा बनेगा, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनेगा जो कि कुछ इस तरह होगा, C2H5O। ये बॉन्ड फॉर्म करेगा किसके साथ, C2H5O किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, CH3 के साथ। और ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होने लगेगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, तो क्या बनेगा, तो बनेगा हमारे पास यहाँ पर ईथर। कैसे, C2H5O CH3, इस तरीके से। क्लियर है, ईथर बना है, अनसिमेट्रिकल है, हाँ ठीक है। चलो, तो कुछ इस तरीके से ये मैकेनिज्म भी हम बोल सकते हैं कि मैकेनिज्म भी हमने यहाँ पर दिखा दिया है। आपको ध्यान रखना है, सोडियम एल्कोक्साइड एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट के साथ करेगा सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। तो क्या फिनॉल भी हम देख सकते हैं, एराइल हैलाइड भी रिएक्ट कर सकते हैं। देखो एराइल हैलाइड है, ठीक है, NaOH के साथ क्या बनाएगा, ये बनाएगा ONA। फिर यहाँ पर आया CH3I, या कोई भी हमारे पास एल्काइल हैलाइड। ठीक है, कोई भी एल्काइल हैलाइड आया, रिएक्ट करेगा इसके साथ, तो क्या बनाएगा, ये कुछ इस तरीके से ऐसा ईथर ये बनाएगा। ठीक है, ऐसा ही तो बनेगा कुछ इस तरीके से। क्लियर है इतना। चलो, ये है विलियमसन सिंथेसिस, नोट करो इसको एक बार। चलो, तो क्लियर है, समझ में आया विलियमसन सिंथेसिस। अच्छा, यहाँ पर ये तो इतना तो समझ में आ गया, आगे इसको थोड़ा मैकेनिज्म डिटेल में देख लेते हैं। वैसे हमने मैकेनिज्म यहाँ पर भी देख लिया है, होना ऐसा ही है। कौन सा मैकेनिज्म है ये, SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, चलो इतना नोट कर लिया होगा आपने, नहीं किया है अगर तो आगे कर लेंगे नोट। ठीक है, तो चलो यहाँ पर भी देख लो क्या बन रहा है, ये बन रहा है एनिसोल फिनॉल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटर रिजल्ट आर ऑब्टेन इफ द एल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी। बेटर रिजल्ट कब मिलेंगे, जब एल्काइल हैलाइड जो हम ले रहे हैं वो क्या हो, प्राइमरी हो। देखो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे हमने मिटा दिया, लेकिन हमने जो एल्काइल हैलाइड लिया था वो था ये। क्या ये एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, हाँ। देखो अगर हम सेकेंडरी लेते या टर्शरी लेते तो क्या हो जाता, ये बन जाता बहुत ज्यादा बल्कि। ठीक है, बहुत ज्यादा बल्कि बन जाता, कैसे हमारा ईथर प्रिपेयर होता। क्लियर है, चलो। In case secondary and tertiary alkyl halide, elimination competes over substitution. तो यहाँ पे क्या होता है, elimination. If tertiary alkyl halide is used, an alkene is the only reaction product and no ether is formed. लेकिन अगर हम tertiary alkyl halide लेते, देखो प्राइमरी लेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेंगे तब तो ईथर बनेगा ही। सेकेंडरी लेंगे तो बन सकता है ना, केस हमारे पास है कि बन सकता है। लेकिन अगर हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो एल्कीन ही फॉर्म होगा, नो ईथर इज फॉर्म्ड, कोई ईथर फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, क्या फॉर्म होगा, एल्कीन फॉर्म होगा। इट इज बिकॉज एल्कोक्साइड आर नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल बट स्ट्रॉन्ग बेसिस एज वेल। इसीलिए क्योंकि जो एल्कोक्साइड है, जैसे अभी हमने बात की थी, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन केवल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है, नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल बट स्ट्रॉन्ग बेसिस, क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं। दे रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड लीडिंग टू एलिमिनेशन रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, चलो क्लियर है इतना। अच्छा, ये पॉइंट भी आप नोट कर लो, फिर मैकेनिज्म को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। वैसे हमने देख लिया है एक बार, है ना, हल्का इंट्रोडक्शन आपको पता चल गया कैसे कैसे ईथर प्रिपेयर होगा, लेकिन थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। नोट करो इतना। चलो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड आ गया, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड आ गया, क्या बन गया, ईथर बन गया, और NaX आ गया। अब यहाँ पर लिया गया है टर्शरी, यही तो प्राइमरी है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान दो
तो टर्शरी है एल्कोक्साइड, लेकिन एल्काइल हैलाइड कैसा है, प्राइमरी है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ईथर बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो तो ये जो एल्काइल हैलाइड है ये है टर्शरी, एल्कोक्साइड है प्राइमरी। तो यहाँ पर कोई ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पर बनेगा एल्कीन, ठीक है, एल्कीन प्लस NaBr प्लस CH3OH। क्लियर है, इतना समझ में आया। चलो बाकी एक और रिएक्शन लिखेंगे हम यहाँ पर जो हमने पहले भी करी थी, ठीक है। ठीक है, ये है एनिसोल, ठीक, क्लियर। अच्छा बाकी जैसे एक और रिएक्शन हम लिख लेते हैं यहाँ पर, दोनों प्राइमरी है, ठीक है। यहाँ पर एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, यहाँ पर ये वाला प्राइमरी, ये वाला प्राइमरी, ये वाला सेकेंडरी, यहाँ पे ये वाला सॉरी टर्शरी, ये वाला क्या है, प्राइमरी है, ठीक है। ये क्या है, टर्शरी, यहाँ पर ये टर्शरी और ये प्राइमरी। अब जब दोनों हमारे पास प्राइमरी है तो क्या होगा, देखो ये O नेगेटिव आ जाएगा, ये Na के साथ आ जाएगा, तो ये बना देगा, एक तो बना देगा ये Na, ठीक है, और एक ये रिएक्ट करेगा एज आ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, कौन, C2H5O नेगेटिव, क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ये अटैक करेगा, यहाँ पर होगा SN2 मैकेनिज्म को ये फॉलो करेगा और साथ में बनेगा C2H5O CH3, ईथर बनेगा, ठीक है, इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है, क्लियर है। चलो समझ में आया इतना कि कैसे कैसे ये रिएक्शन होगी। बाकी इसका मैकेनिज्म भी हमने देख लिया था कि मैकेनिज्म कैसे ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ कैसे होगा। क्लियर है इतना, चलो नोट करो इतने रिएक्शंस को। चलो क्लियर है, इतना समझ में आया, विलियमसन सिंथेसिस। अब हमने कुछ नेम रिएक्शंस बच्चों पढ़ लिए हैं, जैसे कोलवेज रिएक्शन, राइमर टीमन रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, सेड्जेफ रूल, ठीक है। बाकी तो लास्ट चैप्टर में पढ़, लेकिन इस चैप्टर में हमने ये रिएक्शन देखी। बाकी डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन, ठीक है, ऐसे कुछ रिएक्शन हमने यहाँ पर देख लिए। तो अब हमने ईथर का प्रिपरेशन मेथड भी पढ़ लिया है। अब ईथर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, फिर चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो देखो बच्चों, अल्कोहल अभी तक हमने पढ़ा क्या, देखो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अल्कोहल में हमने इनके MOP मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिए, फिनॉल के भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिए और ईथर के भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिए, ठीक है। यहाँ पर हमने अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, फिनॉल की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, ठीक है। अल्कोहल के केमिकल रिएक्शंस पढ़ लिए, फिनॉल के भी केमिकल रिएक्शंस पढ़ लिए। अब ईथर के क्या पढ़ने, ईथर के भी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, फिर हो जाएगा हमारा चैप्टर कंप्लीट। दोनों के प्रिपरेशन मेथड, और देखो यहाँ पर इनके भी पढ़ लिए हैं, इनके भी पढ़ लिए हैं, इनके भी फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल रिएक्शन पढ़ लेंगे तो चैप्टर कंप्लीट। बाकी इसके अलावा नोमेनक्लेचर दोनों का पढ़ लिया, नोमेनक्लेचर तीनों का पढ़ लिया, और क्लासिफिकेशन इसका भी पढ़ लिया, इसका भी पढ़ लिया, और इसका भी ईथर का भी क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सबका पढ़ लिया है। बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल और फिनॉल के पढ़ लिए हैं, इनके पढ़ लेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर केमिकल रिएक्शन और चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। चलो तो ईथर में CO बॉन्ड होता है,
हाँ होता है, देखा ना अभी हमने। तो CO बॉन्ड इन ईथर होता है, CO बॉन्ड ईथर में देख लो कहीं पर भी दिख रहा है CO बॉन्ड, देखो CO बॉन्ड, CO बॉन्ड, CO बॉन्ड, ठीक है। तो ईथर में क्या है, CO बॉन्ड होता है। ये कैसा बॉन्ड है, पोलर है, इसीलिए इनके पास क्या होता है, एक नेट डाइपोल मूवमेंट होती है। किस वजह से, पोलैरिटी की वजह से, क्योंकि ये पोलर नेचर का है। अगला है द वीक पोलैरिटी ऑफ ईथर डू नॉट अप्रिसिएबली अफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो इनकी जो वीक पोलैरिटी है ईथर की, ये इनके बॉइलिंग पॉइंट को क्या नहीं करेगा, हार्म या किसी भी तरीके से कोई अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट को। क्लियर। अच्छा, दे आर मच लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से कम है। आप देख लो, देख सकते हो, जैसे ये तो हमारे पास कोई एल्केन है, ठीक है, कोई एल्केन है हमारे पास है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है। उसका ये रहा ईथर, एक सिमेट्रिकल, इसमें इसका बॉइलिंग पॉइंट आप देखो 300 था, और ये है एल्कोहल, इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो आप, ये है 390। तो अगर आप देखो, कंपैरिजन करो ईथर में और एल्कोहल में, तो आप क्या देखोगे, ईथर और एल्कोहल में आपको क्या दिखेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा डिफरेंस इन दोनों के बीच में। ऐसा क्यों है कि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा है, इससे ऐसा क्यों, देखो इसीलिए है क्योंकि अल्कोहल में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख लो या हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि OH क्या करता है, इसके पास है OH, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। कैसी है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो इसको, इनका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। जबकि ईथर में ऐसा कोई नहीं होता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस प्रकार से नहीं होती, जिस वजह से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होने की वजह से बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज नहीं करना पड़ता। क्लियर है इतना, चलो नोट करो इतनी। चलो अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट यही है, द लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, लार्ज डिफरेंस क्यों है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। अल्कोहल में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिस वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। किसका, अल्कोहल का, ईथर का नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं ईथर की, अब केमिकल प्रॉपर्टीज बच गई हैं जिन्हें हम कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।